सो हेलो स्टूडेंट, सभी लोग अपने इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी क्लासमेट से। और आई थिंक अभी स्क्रीन मेरी पूरी विजिबल होगी, मेरी आवाज़ भी आप सभी तक पहुंच रही होगी, कोई भी किसी भी प्रकार का इशू नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक अब सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी। अब हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। अब हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। और भाई सबसे पहले तो जितने भी आपके दोस्त परेशान हैं कि बेसिक अकाउंटिंग में तैयारी कैसे होगी, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उन सभी तक ये लिंक शेयर कर दीजिए अभी तुरंत। जो पुराने वीडियोस के आपने लिंक शेयर किए होंगे वो अब अगर बच्चा ओपन करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने नया एक वीडियो ठीक शेड्यूल किया है, तो इसके लिए आप दोबारा इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंट क्लासमेट्स तक, अपने सभी ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं। चलिए, तो सब कुछ ठीक है भाई। देखिए, ये क्लास किसके किसके लिए रहने वाली है, तो जिस भी बच्चे के माइनर सब्जेक्ट में बीकॉम का वो बच्चा हो, बीबीए का वो बच्चा हो, बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस का वो बच्चा हो, या फिर बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन का वो बच्चा हो, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। क्योंकि कल ही है आपका पेपर 11:30 बजे से। तो भाई सबको बता दो कि अमृत सर आ गए हैं और न खुद सोएंगे ना आपको सोने देंगे। ठीक है, जब तक है जान लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 यानी 100 MCQs तो हम डिस्कस ही करें, और 100 MCQs के साथ साथ उसके कंसेप्ट भी डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये जो लाइव और लाइक के बीच का फासला है समाप्त कर दीजिएगा। और एक शुरू में सबसे पहले आपको बता दूं, लेखांकन है तो भाई अकाउंटिंग आर्ट भी होता है, अकाउंटिंग साइंस भी होता है, लेखांकन कला भी होता है, लेखांकन विज्ञान भी होता है। तो अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किए हुए क्वेश्चंस हैं। जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग है, इसमें आपका जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया, उस सिलेबस में से मैंने छांट छांट के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो भाई 200 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस उस सिलेबस के हिसाब से हैं। और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इसके पहले अभी तक इसका एग्जाम कभी हुआ नहीं है, इसका कोई PYQ नहीं है, क्योंकि पहली बार बेसिक अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो जितना मैं करा रहा हूँ पूरे दावे से करिए, मतलब पूरी इच्छा से, पूरा जान लगा के करिए। एंड आई होप कि इसके बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? लेखांकन के पिता कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ अकाउंटिंग ल्यूका पेसियोली साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है? ल्यूका पेसियोली साहब को फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ल्यूका पेसियोली ल्यूका पेसियोली क्या थे? तो इटली के मैथमेटिशियन थे, ये इटली के गणितज्ञ थे। भाई थे तो गणितज्ञ, थे तो मैथमेटिशियन, लेकिन इन्होंने जो अकाउंट्स फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत ही इमेंस है, बहुत ही वास्ट है। और आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि भाई अकाउंट्स के जनक जो हैं, पूरे जो लेखांकन पद्धति है उसका, उसके जो फादर हैं वो आपके ल्यूका पेसियोली साहब माने जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ल्यूका पेसियोली क्या थे? तो इटली के मैथमेटिशियन थे। किस देश के थे? तो इटली के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ल्यूका पेसियोली पब्लिश्ड हिज बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ईयर? ल्यूका पेसियोली साहब ने उनकी जो अकाउंटिंग की एक बुक थी, जिसकी वजह से डबल एंट्री सिस्टम और ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आया। उस बुक को उन्होंने कब पब्लिश किया था? तो उस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था 1494 यानी कि 1494 ईस्वी में। कब पब्लिश किया था? 1494 ईस्वी में, 1494 में। अगला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का जनक किसे माना जाता है? तो डबल एंट्री सिस्टम के फादर ल्यूका पेसियोली साहब माने जाते हैं। समझिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? ल्यूका पेसियोली। ल्यूका पेसियोली ने अपनी किताब पब्लिश कब की? तो 1494। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है? तो ल्यूका पेसियोली। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अकाउंट्स जो है उसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूट किसने किया? तो ल्यूका पेसियोली साहब ने ही किया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, अलग अलग नजरिए हो सकते हैं क्वेश्चंस के पूछने के, बट क्वेश्चन के आंसर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछे, यू शुड बी रेडी, क्योंकि आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की एक शाखा है? ऑप्शंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंध लेखांकन। तो भाई अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसको बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आता है, टैक्स अकाउंटिंग आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आता है। ठीक है, ये सारे के सारे अकाउंटिंग आते हैं। और सौभाग्य की बात क्या है कि इन योर बीकॉम कोर्स यू विल स्टडी अबाउट मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग्स। जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, अभी आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस को या बीकॉम के हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और सिक्स सेमेस्टर में आएंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। तो ये सारी अकाउंटिंग्स आप पढ़ने वाले हैं अपने पूरे बीकॉम में। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। लागत, ये जो लेखांकन की शाखाएं हैं इसमें ये सभी आते हैं। लागत लेखांकन भी आता है, वित्तीय लेखांकन भी आता है, प्रबंध लेखांकन भी आता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उप क्षेत्र नहीं है? ऑप्शंस हैं टैक्स अकाउंटिंग यानी कि कर लेखांकन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी सामाजिक जिम्मेदारी लेखांकन, या बुक कीपिंग या गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो अगर मैं बात करूं तो भाई बुक कीपिंग जो होता है, बुक कीपिंग एक अलग टर्म है। बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना। क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना। और बुक कीपिंग का एक स्टेप फर्दर हमारा अकाउंटिंग होता है। यानी हम अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना, उनका इंटरप्रिटेशन निकालना, ठीक है, उनसे काफी सारी चीजें समझना इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग पहली स्टेप होती है, सेकंड स्टेप इज अकाउंटिंग। याद रखिएगा। जो इसमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग का? तो भाई टैक्स अकाउंटिंग होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, मैंने आपको ऊपर बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता है, लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुस्त पालन यानी कि बुक कीपिंग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज, पुस्त पालन है तो बुक कीपिंग कला भी है, विज्ञान भी है। मैंने आपसे कई बार बोला है कि अगर किसी भी कॉमर्स के फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आए कि ये आर्ट है कि साइंस है, तो हमेशा आंसर याद रखिएगा दोनों है। क्योंकि जो पूरा कॉमर्स है ना, ये कंप्लीट आर्ट है, ये ना तो कंप्लीट साइंस है। इन दोनों का एक बड़ा ही बेहतर मिक्सचर है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपके कॉमर्स में पूछी जाए, इकोनॉमिक्स से पूछी जाए, अकाउंट से पूछी जाए, ठीक है, तो सबका सब आर्ट साइंस दोनों होता है, याद रखिएगा। आई थिंक अब सारी चीजें ठीक होंगी। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। और बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, क्लास तो आपकी लाइव ही होगी। बच्चों का भी डिमांड है कि लाइव ही पढ़ाइए सर। ठीक है, तो लाइव क्लास लेना है तो भाई थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा नेटवर्क वगैरह का इशू। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अकाउंटिंग में 7 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? IMRC SAC। ठीक है, आई फॉर क्या होता है? आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। एक स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आई की बात करूँ ना, तो आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी सबसे पहले अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, एंड देयर आफ्टर हमें मेजर करना होता है उन ट्रांजेक्शन्स को इन मॉनेटरी टर्म्स। इसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन होता है उसका, एंड देन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप होते हैं हमारे अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के स्टेप की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 स्टेप हैं, जिसमें से जो शुरू के 4 स्टेप होते हैं अकाउंटिंग में, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये सब बुक कीपिंग के स्टेप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? अकाउंटिंग तब शुरू होता है जहां बुक कीपिंग खत्म होता है। तो जहां आपका पुस्त पालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन शुरू होता है। जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो भाई जहां से अकाउंटिंग खड़ा होता है ना, वहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी नेचर के हों, जिन ट्रांजेक्शन्स को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग मेथड है, कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं लेखांकन पद्धति है जिसका प्रयोग किया जा सकता है व्यापार के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो है आपका डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल, ठीक उसी प्रकार से हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट एक क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट होते हैं इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब इस एक चीज और होता है कि भाई हमारे अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है ना वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो कैश बेसिस होता है, एक अक्रूवल बेसिस होता है। कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में हम ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैश मिल जाता है, और अक्रूवल बेसिस में हम तब रिकॉर्ड करते हैं भले कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर ट्रांजेक्शन हो गई है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए भी होती है और अक्रूवल बेसिस पे भी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस कल सुबह छपने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, बस लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए लेकिन छपेंगे यही क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान से देखिए सभी लोग। बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ ओनली, बुक कीपिंग का काम केवल क्या होता है? तो बुक कीपिंग का काम केवल होता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स को अभिलेखित करना, लेन देन को अभिलेखित करना, ये पुस्तपालन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन प्रक्रिया का एक चरण है? तो भाई कौन सा है इसमें से अकाउंटिंग का स्टेप? तो मैंने आपको बताया 7 स्टेप होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, लेन देन को पहचानिए, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स, उनको मनी के टर्म्स में मौद्रिक रूप में मापिए, देन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, उनका अभिलेखन करिए, क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स, उनका वर्गीकरण करिए, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स, उनका सारांश बनाइए, ट्रायल बैलेंस जिसको आप कहते हैं, एंड देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उनका विश्लेषण करिए, उनसे समझिए, एंड देन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। तो भाई 7 स्टेप्स हैं टोटल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अकाउंटिंग के स्टेप में आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स भी आते हैं, ट्रांजेक्शन्स को मेजर करना भी आता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना भी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा लेखांकन प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन आता है, समराइजिंग आता है, एनालिसिस आता है, लेकिन विंडो ड्रेसिंग जो होता है ये अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेज है, ये लेखांकन का एक नुकसान है, कह सकते हैं एक तरह का अब डीमेरिट है, ड्रॉबैक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम अकाउंटिंग में फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने वेब सीरीज देखा होगा स्कैम 1992, उसमें दिखाया गया था कि जो SBI बैंक का ऑफिसर होता है वो क्या करता है, बस एक जीरो चेंज कर देता है, उसकी वजह से पता नहीं कितने 500 करोड़ का उसका स्कैम हो जाता है। तो भाई अकाउंटिंग में पॉसिबल होता है। पहले जो अकाउंटिंग होती थी ना बुक्स वगैरह में, तो उसमें हम 6 को 8 बना सकते थे ऐसे करके, ठीक है, 0 को 9 बना सकते थे। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिसेस होती थी, दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, चलिए ये डिसएडवांटेज था अकाउंटिंग का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का गुणात्मक विशेषता है? तो अगर हम लेखांकन के गुणात्मक विशेषताओं की बात करें तो रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता आता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी बोधगम्यता आता है, रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता भी आता है, कंपेरेबिलिटी यानी कि तुलनात्मकता भी आता है। ये सारे के सारे क्या हैं? अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी अकाउंटिंग बेहतर है तो उसमें ये सारी खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी क्या होनी चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करते हैं जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी होती है, हमारे यूजर के लिए जरूरी होती है। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, वीडियो बंद हो गया, वीडियो बंद नहीं हुआ है, आपने स्टॉप किया होगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है? चलिए सब कुछ ठीक है, मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे सामने भी एक फोन खुला हुआ है। एवरीथिंग इज ओके। ठीक है,
वो थोड़ा बहुत आप लोग के एंड से कुछ हो रहा होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा समझिएगा। मैंने आपसे पूछा ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे लेखांकन में प्रोवाइड की गई हर एक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग में प्रोवाइड की गई हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, तो उसमें सारी खूबियां होनी चाहिए। भाई हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तब होगी, तब हम मानेंगे जब हमारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की, तो उसमें विंडो ड्रेसिंग भी आता है, उसमें बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी आता है, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये सभी के सभी आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल हमारे अकाउंटिंग के किस स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है? तो भाई हमारा जो जनरल है सभी लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस, सबके लिए भाई ये। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंड्यूज वाले कुछ आ गए हैं भाई, सेंटेंड्यूज के हो, कहाँ के हो, ये सब क्यों पूछना है, पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए कई लोग आंसर बता रहे हैं, निकिता राय जी बता रही हैं, अभय कुमार जी बता रहे हैं, आशीष विश्वकर्मा जी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा कि रिकॉर्डिंग स्टेज में, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सही हैं, रिकॉर्डिंग स्टेज में हम जर्नल को प्रिपेयर अकाउंटिंग प्रोसेस। खाता बही लेखांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित में, नहीं वीडियो रुक नहीं रहा है, मेरे एंड से ठीक है बिल्कुल। चलिए एक बार सभी लोग ठीक करेंगे, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे भाई, क्या वीडियो चल रही है? चल तो रही है, बिल्कुल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे यहाँ चल रहा है, ठीक है, आप लोग क्या नहीं चल रहा है, मेरे यहाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग आगे पीछे करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 हमारा हो गया था, उसमें हमने देखा था कि भाई लेजर जो होता है ना, वो खाता बही होता है, वो वर्गीकरण के चरण में बनाया जाता है, क्लासिफिकेशन के स्टेज पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार लेन देन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो हमने सामान को बेचा, क्रेडिट पे, बिजनेस का ट्रांजेक्शन, हमने एसेट बेचा, संपत्ति बेचा, ये भी है एक ट्रांजेक्शन। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, भाई हमने कैपिटल लगाया बिजनेस में, ये भी है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्वालिटेटिव चीज होती है, और हम अपने बिजनेस में केवल क्वांटिटेटिव चीजों को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की दक्षता। अगला, which of the following is the last step of accounting process। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो कौन सा है भाई? तो अकाउंटिंग का सबसे लास्ट स्टेप होता है सी। सी का मतलब क्या होता है लास्ट में? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। हमें अपनी सूचना का संचार करना होता है, हर उस व्यक्ति को बताना होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो व्यक्ति हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सूचना का संचार। बिल्कुल, क्या बात है भाई, सब के सब कॉमर्स वाले एकदम चाप के पढ़ के आए लग रहा है क्लास 11th में, सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन। वैष्णवी मिश्रा जी, अनुराग सिंह, क्या बात है। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असर्टेन। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किस चीज का पता लगाना? तो भाई हमारे वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है ये पता लगाना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं सैयद अलीसा जी, अलीसा हैदर साहब, पता नहीं अब लड़के हैं कि लड़की हैं, वॉइस का इशू है। ठीक है, वॉइस का इशू है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इशू होगा। क्या मान लूं मैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। राम 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 राम, बिल्कुल राम राम सबको। एजी राइडर साहब, चलिए वॉइस इशू एस्पिरेंट 108 कह रही है, सब कुछ ठीक है। जस्ट अ मिनट, 108 कह रही है, सब कुछ ठीक है।
अच्छा, वॉइस का थोड़ा बहुत इशू तो होगा ही। लेट मी चेक। अब तो इशू नहीं होना चाहिए। अब भी इशू है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सब कुछ ठीक है आई थिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए समझिए, हमारे पास समय थोड़ा कम है। 23 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नहीं 22 आई थिंक। हाँ 22 21 हमने डिस्कस कर लिया था। 22 से स्टार्ट करते हैं। 21 हमने डिस्कस कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का वित्तीय प्रदर्शन दर्शाता है? इसमें से कौन सा हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बैलेंस शीट, लेजर, जर्नल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल 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 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं की जा रही है। समझिएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जब भी बात पूछी जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका आंसर होगा। लाभ और हानि खाता ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो फाइनेंशियली परफॉर्म कैसे कर रहा है, यानी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भाई कोई भी बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इस बात से तय होता है कि उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following shows financial position और financial status of the business? इसमें से कौन सा हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या वित्तीय अवस्था को बताता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैलेंस शीट है, कैश बुक, जर्नल और लेजर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत सही, सभी लोग बिल्कुल बहादुर। क्या बात है भाई, सब के सब बहादुर हो गए। तो समझिएगा जब भी फाइनेंशियल स्टेटस की बात होगी, जब भी वित्तीय स्थिति की बात होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा बैलेंस शीट होगा। फाइनेंशियल पोजीशन पूछे, फाइनेंशियल स्टेटस पूछे, फाइनेंशियल कंडीशन पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए मैं बचपन में अक्सर अभी भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई बिजनेस की औकात देखनी हो कि बिजनेस कितना पानी में है, बिजनेस की औकात कितनी है, तो आप उस बिजनेस का एक बार बैलेंस शीट देख लीजिए। जब आप बैलेंस शीट देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस का सच में औकात कितना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट एसेट। इसमें से कौन सा करेंट एसेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू संपत्ति है या वर्तमान संपत्ति है? तो भाई करेंट एसेट में हमारे डेटर्स आते हैं, अक्रूड इनकम आता है, कैश आता है, बैंक आता है, बिल्स रिसीवेबल आते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये सब के सब हमारे करेंट एसेट में आते हैं। भाई डेटर कौन होता है? जिस इंसान को हमने सामान उधार में बेचा है उससे पैसा हमें लेना है। ठीक है, चलिए कैश, कैश क्या मतलब क्या होता है भाई? जो तुम्हारे पास हाथ में पैसा रुपया है वो कैश है तुम्हारा। बैंक में जो आपने डिपॉजिट किया वो बैंक है। BR आपने सुना होगा, बिल्स रिसीवेबल। हमने किसी इंसान को सामान बेचा उधार में और उससे हमने एक डॉक्यूमेंट बनवा के ले लिया, तो जो हमारे पास है वो इस बात का प्रमाण है कि सामने वाला इंसान हमें पैसा देगा। उसे हम कहते हैं BR शॉर्ट में, एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या कि हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में कर दिया, तो ये भी हमारे लिए करंट एसेट होता है। बैलेंस शीट में उसको हम ऐसे साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड एसेट। निम्नलिखित में से कौन सा अचल संपत्ति है? तो अचल संपत्ति कौन सा है? जो चलता नहीं है, जो एक जगह स्थिर रहता है। एक ऐसी संपत्ति जो एक जगह स्थिर रहती है। सर अगर आप नहीं होते तो हम सब स्टूडेंट का क्या होता? बिट्टू सिंह जी कह रहे हैं भाई होता वही जो मंजूर खुदा होता है। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कोई ना कोई अमृत राय आपको जरूर मिलता है। भगवान दुनिया में
हर इंसान की सहायता करने के लिए किसी न किसी इंसान को भेजे हैं। अगर मैं आपके काम आ पा रहा हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आप लोग मेरे काम आ पा रहे हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसका आंसर क्या है? इसमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट है, कौन सी अचल संपत्ति है, कौन सी चलती नहीं है? तो भाई बिल्डिंग चलती नहीं है, बिल्डिंग रुकी रहती है एक जगह। फर्नीचर, मशीन, ये सब के सब बिजनेस के लिए क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट होते हैं। ठीक है, ये सब के सब बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, जिन परिसंपत्तियों को 1 वर्ष के भीतर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन परिसंपत्तियों को, जिन एसेट्स को हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बहुत ही शानदार सबके आंसर्स। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेंट, नॉन करेंट एसेट। कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर नॉन करेंट एसेट होगा सर। जिन परिसंपत्तियों को 1 वर्ष के भीतर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, द एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड। जिनको हम एसेट, जिन एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, जब हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में तो उसे हम नॉन करेंट एसेट क्यों कहेंगे? उसे तो हम करेंट एसेट कहेंगे ना। जिस एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम नॉन करेंट एसेट क्यों कहेंगे? उसे तो हम करेंट एसेट कहेंगे ना। याद रखिएगा, करेंट एसेट यानी कि वर्तमान संपत्ति या चालू संपत्ति उन संपत्तियों को कहा जाता है जिन संपत्तियों को 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? करेंट एसेट, चालू संपत्ति। ठीक है, अमूर्त संपत्ति नहीं, यहाँ पे होगा करेंट एसेट, चालू संपत्ति। अगला क्वेश्चन, द एसेट विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड। ऐसे एसेट, ऐसी संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं? तो भाई जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द एसेट which cannot be converted into cash within 1 year is called as। लेखांकन, समझिएगा यहाँ पे लेखांकन नहीं होगा, ये क्वेश्चन आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, समझिएगा। द एसेट which cannot be converted into cash within 1 year is called। अच्छा, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे, यहाँ पे सभी लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं कि हिंदी मीडियम वाले हैं? क्योंकि दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो बताइए, अगर सभी लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो फिर हम इंग्लिश में ही डिस्कस कर लेंगे। एक बार सभी लोग टाइप करेंगे इंग्लिश 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 इंग्लिश, सभी लोग इंग्लिश ही बोल रहे हैं। हिंदी वाले भी हैं भाई हमारे यहाँ, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश 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 हिंदी, इंग्लिश हिंदी, दोनों चलेगा सर। इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं लेकिन हिंदी को भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मेरी आदत है शुरू से ही। चलिए, मैं हिंदी के क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा हिंदी में, ठीक है। मैं हिंदी के क्वेश्चन को मैं खुद से ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, समझिएगा। सीधे स्टार्ट करते हैं। द एसेट which cannot be converted into cash within 1 year is called। ऐसी संपत्ति जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों नॉन करेंट एसेट। क्या कहते हैं उसे हम? नॉन करेंट एसेट, यानी गैर चालू संपत्ति, यानी गैर चालू संपत्ति। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रिप्लेसमेंट ऑफ। अकाउंटिंग किस चीज के रिप्लेसमेंट में हेल्पफुल होती है? तो भाई अगर आज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, लेखांकन कर रहे हैं, तो हमें हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग ने मेमोरी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, मेमोरी को रिप्लेस कर दिया है, मतलब हर चीजों को याद करने का जो आवश्यकता था पहले, उसको हम रिप्लेस कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सभी लोग बताएंगे खुद से। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा।
चलिए भाई, जो वॉइस में इशू था, आई थिंक अब वॉइस में भी इशू नहीं आएगा, मैंने माइक भी चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए। सो कौन सा इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है? तो भाई गुडविल भी होता है इंटेंजिबल एसेट। गुडविल यानी ख्याति। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सभी के इंटेंजिबल एसेट होते हैं। मतलब इंटेंजिबल एसेट यानी ऐसे एसेट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे हम इंटेंजिबल एसेट यानी कि अमूर्त संपत्ति कहते हैं। द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। जिस इंसान से हम सामान उधार में खरीदते हैं, समझिएगा, जिस इंसान से हम सामान उधार में खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, उसे हम लेनदार कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हम क्रेडिटर कहते हैं, लेनदार कहते हैं। The man invested, the money invested by the businessman in the business is called as। जो बिजनेस में पैसा बिजनेसमैन लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बिजनेस में पैसा जो बिजनेसमैन लगाता है उसे हम कैपिटल यानी कि पूंजी कहते हैं। समझिएगा, जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल यानी कि पूंजी कहते हैं। याद रखिएगा, जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल यानी कि पूंजी कहते हैं। अगला, द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज। जिस इंसान को सामान उधार में बेचा गया हो, जिस इंसान को उधार में सामान बेचा गया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस इंसान को सामान उधार में बेचा गया हो उसे हम डेटर कहते हैं, उसे हम देनदार कहते हैं। तो भाई जिसको पैसा देना है, हमको हमको जिसको पैसा देना है वो हमारे लिए लेनदार है, और जिससे पैसा लेना है वो हमारे लिए देनदार है। समझिएगा, तो डेटर मतलब वो इंसान जिसको हमने सामान उधार में बेचा, अब उससे उससे पैसा लेना है और उसको पैसा देना है, क्योंकि सामने वाले इंसान को पैसा देना है इसलिए उसका नाम क्या है? देनदार। अब क्योंकि हमको सामने वाले इंसान को पैसा देना है और वो लेगा, जो हमसे पैसा लेगा वो लेनदार, और जिससे हम पैसा लेंगे वो हमारा देनदार। ठीक है, तो डेटर वो इंसान होता है जिससे हम सामान उधार में बेचते हैं, और क्रेडिटर वो इंसान होता है जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान देनदारियों का उदाहरण है? देखिए, अलग ही क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ूंगा ही नहीं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस यानी व्यवसायिक लेन देन का साक्ष्य है, सबूत है? तो भाई जब भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मेंटेन करना पड़ता है। भाई पूरा अकाउंटिंग है ही क्या? हम पूरा अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड हमारे लिए एविडेंस होता है, सबूत होता है। तो बिजनेस में कौन कौन से एविडेंस होते हैं ट्रांजेक्शन्स के रूप में? तो वाउचर हम बनाते हैं, बिल बनाते हैं, कैश मेमो बनाते हैं, इनवॉइसेस बनाते हैं। ये सभी के सभी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के रूप में एविडेंस होते हैं, जिनको हम कोर्ट ऑफ लॉ में जब जरूरत पड़े तो हम कोर्ट में भी इसको हम पेश कर सकते हैं एज एन एविडेंस, सबूत के तौर पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देनदारी है? तो भाई करंट लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट आता है, बिल्स पेबल आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिटर आता है, अनअर्न्ड इनकम आते हैं। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक में आपने पैसा जमा किया था 1,000 रुपये मान लीजिए, और आपने बैंक से निकाल लिया 1,200 रुपये, तो आपने जो 200 रुपये एक्स्ट्रा निकाला ना, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। अब आप कहेंगे सर हमने 1,000 ही जमा किया था, 1,200 कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये सबको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती, कुछ स्पेशल कस्टमर्स को ही मिलती है। तो कभी कभी बैंक आपको जो आपने डिपॉजिट किया ना बैंक में अमाउंट, उससे ज़्यादा भी विड्रॉ करने का परमिशन देता है, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। दूसरी चीज़ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है भाई? हमने सामान किसी से उधार में खरीदा, तो हम उसको जो बना के देते हैं ना, वो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, और जो हमारे पास होता है ना जब हम खरीदते हैं सामान उधार में, तो उसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। तो बिल्स पेबल का जो अमाउंट होता है वो हमें देना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भाई हमको हर महीने 30 तारीख को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे देनी होती है, और आज हमारा 5 तारीख हो गया लेकिन अभी तक हमने सैलरी दी नहीं है, तो जो 5 दिन हमने सैलरी नहीं दी है, तो 5 दिन के जो खर्चे ना उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्रेडिटर भी वही आप समझते हैं, जिस इंसान से हमने सामान उधार में खरीदा उसको पैसा वापस करना हो, देना हो। ठीक है, ये सभी के सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे? करंट लायबिलिटीज के। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है भाई? वो इनकम जो हमने एडवांस में प्राप्त कर ली, हमने उसके लिए काम नहीं किया है लेकिन हमें एडवांस में मिल गया। बिट्टू सिंह जी कह रहे हैं सर अगर आप परमिशन दे देते तो मैं खाना खा लेता, या फिर कब तक क्लास चलेगा बता देते थे।
अरे बिट्टू जी, आप आराम से खाना खाइए, काहे परेशान है आप? एकदम आराम से खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, हम लोग यहीं हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। खाना खाते हुए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन सामने रख दीजिए, आराम से खाते रहिए, देखते रहिए। ये इतना अच्छा सुविधा मिला है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। आप बैठ के, खा के आराम से खाते हुए अपना वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सोते हुए वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे मन करे वैसे पढ़ सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन करेंट लायबिलिटी? निम्नलिखित में से कौन-सी गैर चालू देनदारियाँ हैं? तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन आते हैं भाई, डिबेंचर्स आते हैं। लेकिन ट्रेड पेबल जो होता है ना, करंट लायबिलिटी होता है। ट्रेड पेबल क्या होता है भाई? ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें आती हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। ठीक है? अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है? कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझिएगा। पूछा गया कि इसमें से कौन-सा नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, दोनों के दोनों आते हैं। लेकिन जो ट्रेड पेबल होता है ये नहीं आता। ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स आते हैं और ट्रेड पेबल में आपके बिल्स पेबल भी आते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। ट्रेड पेबल इंक्लूड, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ट्रेड पेबल में आपका क्रेडिटर पेबल भी आते हैं, तो ऑप्शन बहुत अब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिसीवेबल में क्या आता है? प्राप्य व्यापार में क्या शामिल होता है? तो इसमें होता है आपका डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों के दोनों शामिल होते हैं। डेटर्स भी इसमें आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। देनदार और प्राप्य बिल ये दोनों के दोनों आते हैं किसमें? ट्रेड रिसीवेबल में। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट? निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संपत्ति का एक उदाहरण है? काल्पनिक संपत्ति क्या होता है भाई? ऐसी संपत्ति जो वास्तव में संपत्ति है नहीं, लेकिन हम उसे संपत्ति मान रहे हैं, उसे हम काल्पनिक संपत्ति कहते हैं, उसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। तो कौन सा होता है भाई? ऑयल वेल्स भी होते हैं, सस्पेंस अकाउंट भी होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सभी के सभी हमारे बिजनेस के लिए फिक्टिशियस एसेट होते हैं। समझिएगा, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिनका बैलेंस ऐसे ही बच जाता है, कुछ ऐसे खाते होते हैं ना जिसमें ऐसे ही बैलेंस बच जाता है। अब क्योंकि हमारे अकाउंट में हर चीज का हिसाब किताब करना पड़ता है और भाई हमारे बैलेंस शीट में हमको एसेट को और लायबिलिटीज को टैली कराना पड़ता है, तो इनको हम क्या करते हैं ना, जब कोई बैलेंस बच जाता है तो हम इसको ले जाकर बैलेंस शीट में से साइड पे रख देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे भी टैली हो जाए। ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट? भाई इतने आसान भी क्वेश्चंस नहीं है, इतने आसान भी क्वेश्चंस नहीं है, समझिएगा, क्वेश्चंस हार्ड भी हैं। थोड़ा वेट करिए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक काल्पनिक संपत्ति का उदाहरण नहीं है? तो भाई फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल कौन सा नहीं है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल होता है भाई। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सभी के सभी होते हैं। पूछा है कौन सा नहीं है, तो भाई सभी के सभी हैं। ठीक है, ये सभी के सभी काल्पनिक संपत्ति के उदाहरण के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज? अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मालिक द्वारा निकाली गई राशि क्या कहलाती है? तो भाई अगर कोई मालिक है बिजनेस का, वो मालिक अपने बिजनेस में से कोई व्यक्तिगत काम के लिए सामान निकाल रहे, जैसे आप अक्सर देखे होंगे जिसका किराना स्टोर का दुकान होगा ना, मान लीजिए आपके पिताजी का किराना स्टोर का दुकान है, तो आप जब उनके इस दुकान पे जाएंगे ना, तो आप ऐसे ही कुछ कुरकुरे निकाल लेंगे, नमकीन निकाल लेंगे। तो अकाउंट्स की भाषा में, कॉमर्स की भाषा में से ड्राइंग कहा जाता है। जब बिजनेसमैन अपने व्यक्तिगत काम के लिए कोई भी सामान बिजनेस से निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, चित्र नहीं कहते इसको हिंदी में। ठीक है, इसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, इसको अभिहरण कहते हैं हिंदी में, आई थिंक। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बेटर जानते होंगे इसके बारे में। आउटस्टैंडिंग रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ बकाया किराया। भाई हमने किराया दे देना चाहिए हर महीने की 30 तारीख को, लेकिन आज 10 तारीख हमने अभी तक किराया दिया नहीं, तो जो बकाया किराया है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? तो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें दे देना चाहिए और अभी तक हमने दिया नहीं, तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है ये विद इन 1 ईयर में रीपे करने वाला लाइबिलिटी होता है, इसलिए करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, तो ये वर्तमान देयताएं में आता है। अगला क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन एग्जांपल ऑफ? वो इनकम जो हमें एडवांस में मिल गया वो किसका एग्जांपल है? तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी अनअर्न्ड इनकम की बात हो रही है। तो जो भी पैसा आप एडवांस में आपको मिल जाए, आपने भले उसके लिए काम नहीं किया, आपको पहले ही मिल गया,
तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। और कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। याद रखिएगा, इनकम जो एडवांस में रिसीव हो जाता है, अग्रिम में प्राप्त जो आय होता है, मतलब पहले ही जो आपको पैसा मिल जाता है ना, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी में भी कौन सी लाइबिलिटी, वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी होती है, वो आपके लिए एक वर्तमान देयता होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का खाता है। तो भाई 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपने पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, 2 प्रकार के खाता होता है। एक होता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, एक होता है गैर व्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट। और अब ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है ना, इसके फर्दर 2 प्रकार हो जाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट। और जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसके भी 3 प्रकार हो जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझिएगा, अकाउंट अपने आप में 2 प्रकार का है। एक हो हमारा व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, एक हमारा गैर व्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब इस पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हो गए, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब ये जो आपका इम्पर्सनल अकाउंट है, इसके भी 2 प्रकार हो गए। एक हो गया नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता, हो गया आपका रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई 3 प्रकार से मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ये दोनों ही होते हैं। व्यक्तिगत खाता भी होता है और गैर व्यक्तिगत खाता भी होता है। सर खाते हुए आपको देख रहा हूँ, सारा ध्यान वीडियो पर है, रोटी खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरा कंसंट्रेट है। क्या बात है बिट्टू जी, कल टॉप करेंगे लग रहा है आप। बिल्कुल, चलिए लगे रहिए। पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, व्यक्तिगत खाते को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो व्यक्तिगत खाता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी मानव निर्मित व्यक्तिगत खाता, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, और एग्जाम में अगर ये पूछे कि इम्पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स हैं भाई, तो इम्पर्सनल अकाउंट के 2 टाइप्स हैं, रियल एंड नॉमिनल। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैंने बहुत सजा के, बहुत सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस रखे हैं। और जो हमारे सारथी वाले बच्चे होंगे ना, उनको ये मिल गया पहले से। अब बच्चे पूछ रहे थे सर जी आंसर कौन बताएगा, तो भाई आंसर बताने के लिए लाइव क्लास किया गया। ठीक है शेड्यूल, बाकी आपको पीडीएफ जो सारथी वाले हमारे उनको मिल गया है। सर आपका नाम क्या है, भाई मेरा नाम अमृत राय है, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। रोशन गुप्ता जी, चलिए तो इम्पर्सनल अकाउंट के 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। ठीक है, चलिए द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट स्टेट्स दैट, व्यक्तिगत खाता का नियम क्या कहता है। तो व्यक्तिगत खाता का नियम कहता है कि जो पाता है ना, जो रिसीव करता है उसको डेबिट कर दीजिए, और जो देता है ना उसको क्रेडिट कर दीजिए। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई, हमारा इंस्टीट्यूट है टारगेट गुरुकुल, और ये मोहद्दीपुर में हमारा ऑफिस भी है। ठीक है, बीकॉम की हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, साथ ही साथ सीएस की भी क्लासेस चलती हैं। चलिए बिल्कुल रूल्स याद है भाई, अभी तक बचपन की यादें ताज़ा हो गई बच्चों की। बच्चे भी सोच रहे होंगे सर क्या क्या याद आ रहा है, बचपन की बहुत सारी यादें आ रही हैं भाई। अकाउंट्स के वो दिन, शुरू के 3 महीने जो हमको ऐसे झिलाता है, लगता है भाई कॉमर्स है क्या। अभी तक हम केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे, मैथ में मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, और अचानक जब आप सामने कॉमर्स आता है तो बिल्कुल दिमाग की दही बन जाती है। तो 6 महीने आपको याद आ रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास अभी क्या करेंगे परचेज करके बाबू, अभी एग्जाम खत्म हो गया, आपको परचेज करने के लिए एक नया बैच आएगा सेकंड सेमेस्टर में, आप परचेज कर लीजिएगा। चलिए द रूल ऑफ रियल अकाउंट स्टेट्स दैट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है भाई, रियल अकाउंट का रूल कहता है ना, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आता है उससे डेबिट करो और जो जाता है उसके क्रेडिट करो। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आता है उसको डेबिट करिए, जो जाता है उसको क्रेडिट करिए। ठीक है, गोरखपुर में मोहद्दीपुर में हमारा इंस्टीट्यूट, बिट्टू जी। ठीक है, मोहद्दीपुर में चौराहे पे ही है,
49, which of the following account is related with income and expenses? इसमें से कौन सा ऐसा खाता है जो आय और व्यय से संबंधित है? तो इनकम एक्सपेंस से जो खाता रिलेटेड है वो आपका नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, नाम मात्र खाता का नियम कहता है। सर मोहद्दीपुर में कहाँ है भाई? मोहद्दीपुर में कहाँ है? यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लो, गूगल मैप पे आप टारगेट गुरुकुल सर्च करिए, आपको ऑफिस मिल जाएगा हमारा। उस टारगेट गुरुकुल आपको सर्च करना है। चलिए, which of the following account is related with assets? इसमें से कौन सा ऐसा खाता है जो संपत्तियों से संबंधित है? कौन सा ऐसा अकाउंट है जो एसेट्स से रिलेटेड है? ऑप्शन है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो वो उसका आंसर हो जाएगा रियल अकाउंट। जो आपका वास्तविक खाता होता है, जो आपका रियल अकाउंट होता है, ये एसेट्स से रिलेटेड होता है। सर आपको सुन के जीतू भैया कौन है भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। थैंक यू प्रांजलि सिंह, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूँ। वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ अच्छा, कोशिश कर लेता हूँ बस अच्छा पढ़ाने की। वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन से वेब सीरीज की बात कर रहे हैं। चलिए, अभी हम PDF ओपन करेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बस 1 मिनट का ब्रेक है। 1 मिनट में आपको एक काम करना है छोटा सा। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव में हैं, जिन्होंने अभी तक द अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक नया प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए स्टेब्लिश किया है, जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करके भाग के आइए। ठीक है, ठीक है सभी लोग, और खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, क्योंकि कॉमर्स की एक्सक्लूसिव कंटेंट, मतलब कॉमर्स में जो आप सोच नहीं सकते ना, वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। कॉमर्स में आप BCom करते हो, BBA करते हो, MBA करते हो, MCom करते हो, कोई भी बच्चा है BCom का, कॉमर्स के फील्ड का, उन सभी ने भाई जो कर लिया वो तो अच्छी बात है। चलिए, जो नहीं किया उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं दूसरा PDF खोलता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आप लोग जाके काम करिए। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? आरण खाता कौन सा खाता होता है? राम 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 राम, जय श्री राम। ठीक है, सॉरी मेरा आवाज आई थिंक म्यूट था। चलिए, तो आहरण खाता कौन सा खाता होता है भाई? तो ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा।
ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, आहरण खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। देखो अभी कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड वाले आ गए। अरे बाबू तुम लोग काहे परेशान हो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। 29 में बोल दे रहा हूँ, 29 को आप मिलिएगा हमसे, 29 को हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। तो भाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन सा आएगा। हाँ रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा, बिल्कुल अपलोड होगा, क्यों नहीं होगा सर। कल आप आएंगे डीडीयू में, देखते हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो भाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में दो चीज याद रखिएगा, या तो उसमें आउटस्टैंडिंग आएगा, या तो उसमें प्रीपेड आएगा, या तो उसमें अक्रूड आएगा, या तो अनअर्न्ड आएगा। तो चार चीजें, दो चीजें नहीं कह सकते आप, चार चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। बस ये चार चीजें ही आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक खाता है। इसका पीडीएफ मिलेगा, सारथी वाले बच्चों को दे दिया गया इसका पीडीएफ, ठीक है। जो हमारे बीकॉम के सारथी के स्टूडेंट्स हैं उनको दे दिया गया इसका पीडीएफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक खाता है। भाई वास्तविक खाता कौन सा है। भाई वास्तविक खाते की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, एसेट की बात होगी, एसेट की बात होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। भाई कैश अकाउंट भी एक रियल अकाउंट होता है। अब रियल अकाउंट दो प्रकार का होता है, समझिएगा। रियल अकाउंट दो प्रकार का होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट में कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये सभी के सभी आ जाएंगे। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है सर, तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में गुडविल आता है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता नहीं है। कौन सा इसमें से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं है, कौन सा इसमें से प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता नहीं है। तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है। लेकिन डिस्काउंट अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, समझिएगा। डिस्काउंट अकाउंट यानी जो छूट खाता होता है, एक नाम मात्र खाता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें से कौन सा डिस्काउंट है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा छूट है जो पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। तो समझिएगा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है आपका, वो पुस्तकों में नहीं दिखाया जा सकता है। दिखाया कौन सा जाता है, कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। क्या, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। जीतू जी कह रहे हैं सर आपका वेट किए थे हम लोग आधा घंटा, पर आप हम लोग के सामने से ही चले गए बाइक से। सॉरी जीतू जी, मैंने आपको देखा नहीं होगा, ठीक है, सॉरी। नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं, मिलीनियर साहब जी थर्ड सेमेस्टर वाले से क्यों गुस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। राम राम के साथ साथ जो भी जिस धर्म का है भाई वो उस धर्म को माने, आगे बढ़े, हर इंसान की अपनी एक आस्था है। चलिए समझिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम मात्र खाता है। तो डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, कमीशन अकाउंट भी होता है, सेल्स अकाउंट भी होता है, ये सभी के सभी होते हैं। जय श्री राम, ठीक है बाबू, तुम लोग यहाँ पे बस हिंदू मुस्लिम कर लो, बस नेताओं से फुर्सत नहीं है भाई, नेताओं का काम है ये सब। क्या यार हिंदू मुस्लिम तुम लोग भी करते रहते हो। अब इनको ऐसा लग रहा हो सर अस्सलाम वालेकुम बोल दिए तो हम भी बुलवाएंगे अब जय श्री राम। हाँ छोड़ेंगे थोड़ा ना आपको। अरे निकलो यार दुनिया इन सब चीज़ों से बाहर, ठीक है। अपने धर्म का सम्मान करो, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन दिल से सम्मान करिए। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जय श्री राम कह रहे हैं, इनको पता नहीं होगा कि हमारे धर्म में कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं। इनको ये तक नहीं पता होगा कि
हमारे धर्म में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन सी गाथाएं हैं, किसके पिता का नाम क्या था। लेकिन अब यही आके लगेंगे बहस करने, क्योंकि ये जो दो कौड़ी के नेता हैं हमारे समाज के, इन्होंने बिगाड़ रखा है। किसी भी कम्युनिटी की मैं बोल रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी का नेता हो या फिर हिंदू कम्युनिटी का नेता हो, सब के सब चोर है। नेता चोर होता ही है, ठीक है। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दिस इज फैक्ट, ठीक है। नेता मतलब क्या? चोर, सीधी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following account is related to nominal account? Nominal account क्या होता है भाई? जिसमें इनकम या एक्सपेंस की बात की जाएगी। बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। तो भाई बैंक अकाउंट ये हमारा रियल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट ये भी हमारा रियल अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये हमारा बिल्कुल ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा नाम मात्र खाता से संबंधित है। भाई जब भी इनकम की बात होगी, एक्सपेंस की बात होगी, तो आंसर क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन, गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड टू, ख्याति खाता किससे संबंधित है? तो भाई गुडविल अकाउंट रिलेटेड है इनटेंजिबल रियल अकाउंट से। मैंने आपको बताया ना ऊपर के, रियल अकाउंट दो प्रकार का होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट एंड टेंजिबल रियल अकाउंट। अब कुछ लोग बहुत परेशान थे, सर कह रहे थे सर बहुत आसान पेपर है, सब कुछ आ रहा है। बेटा कुछ ऐसी भी चीजें होंगी ना जो नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हूँ, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि बस 11th की चीजें होंगी? कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें हैं इसमें, ठीक है। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सारा पेपर होता है तो हिंदी इंग्लिश में ये भी होगा, बिल्कुल। चलिए, गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड टू, ख्याति खाता किससे संबंधित है? इनटेंजिबल रियल अकाउंट से, अमूर्त वास्तविक खाता से संबंधित है। प्रीपेड इंश्योरेंसेज, प्रीपेड बीमा क्या है? तो भाई प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जब भी प्रीपेड की बात की जाएगी, आउटस्टैंडिंग की बात की जाएगी, ठीक है, अनअर्न्ड की बात की जाएगी, अक्रूड इनकम की बात की जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल अकाउंट। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। चलिए, चलिए, which of the following is an example of natural personal account? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का एक उदाहरण है? पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात की जा रही है। तो भाई नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो ऐसे लोगों का खोला जा रहा है ना जिसको भगवान ने बनाया। जैसे आपको, हमने, आपको, हमको, मतलब पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको भगवान ने बनाया है, ऐसा हम मानते हैं। वी आर हेयर बाय द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जो भी इंसान होते हैं ना उसको हम नेचुरल पर्सन मानते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स, कॉमर्स की दुनिया में नेचुरल पर्सन मानते हैं। और जो भी नेचुरल पर्सन, यानी राम का खाता, अमृत का खाता, यहाँ पे हमारे आंचल गुप्ता का खाता, वैष्णवी का खाता, पांडे जी का खाता, मनीषा का खाता, ये जितने भी लोग हैं ना, इन सभी का जब नाम हम खोलेंगे ना, इन सभी के नाम से हम खाता खोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following is an example of artificial personal account? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते का एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है भाई? ऑप्शन है बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। पूछेगा इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है? तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है भाई? वो पर्सन जिसको हमने बनाया है, वो पर्सन जिसको हमने बनाया, जैसे हमने कंपनी बनाया है, हमने पार्टनरशिप बनाया है, हमने एचयूएफ बनाया है। तो जितने भी बिजनेसेस वगैरह इनके जो खाते होते हैं ना वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी अकाउंट। कंपनी का जो खाता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस एंटिटी इज अज्यूम्ड टू हैव। अब समझिएगा, अब अकाउंटिंग में कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। हर सब्जेक्ट कुछ सिद्धांतों पर टिका हुआ आता है। जैसे अगर हम लेखांकन की बात करें तो इसका भी अपने कुछ सिद्धांत है, जिसको हम शॉर्ट में गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो लेखांकन के सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं? बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आता है, जिसमें मैचिंग कंसेप्ट आता है, जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आता है। अपने बचपन में पढ़ा भी होगा भाई, देखा जाए किसको किसको याद है? कुछ लोग भाई 10-12 नाम लिख के भेजो तो।
चैट बॉक्स में जल्दी से भेजिए दोबारा नाम लिख के, कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। बिल्कुल समझिएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी बिजनेस जो है ना, वो एक लंबे समय तक चलेगा। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, देन वी प्रिज्यूम दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम ये मान के चलते कि हमने जो आज व्यवसाय शुरू किया है, वो व्यवसाय एक लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जिस दिन हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, उस दिन हम ये मानेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा। क्यों मानते हैं हम ये? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो एक लंबा जीवन होगा, ये हम मानते हैं। अगला, कंटिंजेंट लायबिलिटी सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ फुटनोट बिकॉज ऑफ। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसकी वजह से हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में फुटनोट में दिखाना पड़ता है? ये क्वेश्चन का आंसर जो बता देना वो बहादुर है भाई। देखते कौन बताता है। दिशागिरी जी कह रही है ए बिल्कुल गलत, नहीं सही है, नहीं सही है। कोई भी अभी तक सही नहीं बता रहा। डुअल कंसेप्ट बता रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अभी तक एक इंसान का आंसर सही आया है, वो भी कंसेप्ट मुझे नहीं लग रहा है कि उनको याद होगा कंसेप्ट। चलिए बिल्कुल सही, कुछ लोग आ रहे हैं, बस कुछ ही लोग का आंसर सही आ रहा है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज है बच्चे, समझिएगा। वैसे तो हमें एक सिद्धांत है लेखांकन में जो कहता है कि हमें वही बातें बतानी होती है ना बिजनेस में, हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स को जो बातें हमारे लिए, हमारे बिजनेस के यूजर के लिए जरूरी होती है, जो हमारे बिजनेस का इंटरेस्टेड पार्टी उसके लिए जरूरी होती है। हमें सब कुछ नहीं बताना होता है, जो जरूरी है बस उतना ही बताना होता है। ये प्रिंसिपल कहता है मैटेरियलिटी वाला प्रिंसिपल। कहता है बेटा सब कुछ मत बताना, वही बताना जो उसके काम की चीज है। ठीक है, अच्छा सबको भी मत बताना भाई, जिसको बताना है उसको बताओ, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट वगैरह रखता है, स्टेक वगैरह है उसके बिजनेस में। दूसरी चीज एक है इसका उल्टा, ये कहता है बेटा सब कुछ बता देना, मतलब कुछ छोड़ना मत, सब कुछ बता देना। जैसे घर में दो लड़कियां, दो महिलाएं बात करती है तो सब कुछ बता देती है अपने बारे में, भाई कुछ तो छुपा लेते। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो होता है ना, मेटेरियलिटी कंसेप्ट का अपोजिट होता है। जैसे आपकी जिंदगी में भी अप्लाई होता है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें ना जो किसी को भी मत बताइए, कुछ चीजें आप अपने जीवन में जरूर रखिए जो आप किसी को ना बताएं, वो आप अपने पास ही रखें, किसी को ना बताएं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर होगा इसका आंसर। पूर्ण प्रकटीकरण का सम्मेलन, ये क्या कहता है? ये कहता है बेटा जो भी बातें है ना, हमको सारी बातें बतानी है। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जो है नहीं, वो फ्यूचर में हो सकती है। अब जो लायबिलिटी है नहीं, फ्यूचर में हो सकती है, उसको बताने की क्या आवश्यकता थी? उसको बताने की कोई आवश्यकता थी, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है, पूर्ण प्रकटीकरण का सम्मेलन कहता है। तो समझिएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में मिस से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहते हैं बेटा सब कुछ बता दो, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है सब कुछ दे दीजिए। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। 14, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न्ड व्हेन। राजस्व अर्जित किया जा रहा है, माना जाता है जब। कब माना जाता है भाई? तो जब हमारा सेल हो गया है। तो रेवेन्यू इज अर्न्ड व्हेन सेल इज इफेक्टेड। जब बिक्री प्रभावित होती है तो हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? हमें मान के चलते हैं कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है। अगला, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ। लेखांकन गैर वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं करता है। लेखांकन गैर वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं करता है, उनको अभिलेखित नहीं करता है। ये कौन कहता है, किसकी वजह से? तो भाई हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ओनली दोस ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन ट्रांजेक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स in order to record a transaction in books of account, it is very important to have a monetary value of that transaction. उस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होना बहुत जरूरी है। अगर उस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि भाई जितने भी नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस हैं, गैर वित्तीय लेन देन है, उनको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे
क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे जिन ट्रांजेक्शन्स का मॉनेटरी नेचर है, जिन ट्रांजेक्शन की कोई मॉनेटरी वैल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन 16, according to which concept even the owner of the business who provides capital shall be treated as creditor for the business। किस अवधारणा के अनुसार, हालांकि जो मालिक होता है बिजनेस का ना, उसको भी हम बिजनेस के लिए क्रेडिटर मानते हैं। तो भाई एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्या नाम होता है उसका? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कह लो या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कह लो। ये कहता है कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। क्या ये कहता है कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। बिजनेस का मालिक जो कुछ भी बिजनेस में को दे रहा है वो सब कुछ बिजनेस के लिए कर्जा होगा। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हम मान के चलते हैं कि जो कुछ बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, तो जो कुछ भी वो दे रहा है ना वो सब कुछ बिजनेस के लिए कर्जा है जो बिजनेस को वापस करना है। ठीक है, बिल्कुल रोशन राय साहब, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दीज। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को ही सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। अगला, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर फ्रॉम जर्नल इज, लेन देनों को रोजनामाचा से खाता बही में अभिलेखित करना क्या कहलाता है? तो भाई हम जब ट्रांजेक्शन्स को जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। इसका आंसर आएगा पोस्टिंग। Goods of value 1500 taken by the proprietor for his personal use should be debited to। अब भाई मालिक साहब हैं, मालिक साहब अपने दुकान से ही 1500 का सामान निकाल लेते हैं, तो उसको हम डेबिट कहाँ करेंगे? इसको हम डेबिट कहाँ करेंगे? ड्राइंग अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, कैश अकाउंट में या सेल्स अकाउंट में? कहाँ डेबिट करेंगे भाई? तो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। एंट्री क्या होगी भाई? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो चैट में देख रहा हूँ सब लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। भाई आंसर बताओ ना, इतना अच्छा आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आंसर बताइए। गुड डिस्ट्रॉयड बाय द फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, हमने हमारा सामान कोई जल के नष्ट हो गया तो उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे? तो अगर गुड्स आपके जल के डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो भाई पूछा गया क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट, और डेबिट क्या होगा पूछा होता तो आंसर क्या होता? तो डेबिट होगा लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, समझिएगा। भाई पूछा है क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट तो परचेज अकाउंट ही होगा ना, डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट हो सकता है लेकिन परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। चलिए बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल बुक, किस बुक को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं? तो कैश बुक को ही प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, क्योंकि कैश बुक जो होता है ना वो जर्नल का भी काम करता है, ये लेजर का भी काम करता है। कभी बचपन में आपने पढ़ा हो, डीके गोयल की जो बुक आती थी उसमें एक लाइन था, मैंने तो बड़ा डिटेल में पढ़ा था अकाउंट्स को, मुझे प्यार भी है अकाउंट से, बड़ा अच्छा लगता है अकाउंट्स पढ़ना। अकाउंट्स में एक अलग ही दुनिया नज़र आती है, अकाउंट्स में एक अलग ही इमोशन नज़र आता है। मुझे तो अकाउंट्स बड़ा करीब से पढ़ने को मिला है। ठीक है, आंचल गुप्ता जी करेंगे डोंट इग्नोर माय मैसेज। भाई क्या मैसेज कर दिया आपने, बताइए। आंचल जी जो हमने इग्नोर कर दिया, पूछिए क्या पूछना है, मैं यही हूँ। इसका आंसर है कैश बुक। तो भाई जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। सर कभी डीएवी कॉलेज में भी आइए। बिल्कुल आंचल जी, आपने कह दिया है तो जरूर आएंगे। ठीक है, आपकी बात मान लेंगे भाई। इनको अकाउंट्स नहीं पसंद है, मनीषा जी को, कोई बात नहीं, पसंद आ जाएगा अकाउंट्स, पढ़ते रहिए हमसे। चलिए, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? तो बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना, समझिएगा। बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अगला, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज, जिस सिस्टम, जिस तंत्र, जिस पद्धति के तहत हम सभी लेन देनों को
के दोनों पहलू को अभिलेखित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following accounting principle states that every transaction has two effect? निम्नलिखित में से कौन सा लेखा सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक लेन देन के दो प्रभाव होते हैं? तो भाई ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम बताता है, और डबल एंट्री सिस्टम को हम डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो भाई यही कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं को ही रिकॉर्ड करना होता है। Concept states that for every debit there is a corresponding credit. निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बताती है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक संगत क्रेडिट होता है? तो वो है आपकी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। क्या कहता है ये? हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, बिल्कुल। चलिए, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, इसको हम हिंदी में कहते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ, तलपट शेष किसका प्रमाण है? तो भाई आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारे बुक्स की, हमारे अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रमाण होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हमारे अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी अंक गणितीय सटीकता, मतलब हमने जो भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की है उसमें जो भी नंबर्स वगैरह हमने डाले हैं ना, वो सारे के सारे नंबर्स वगैरह टैली कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे नंबर्स जो अमाउंट्स हैं वो ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस इस चीज का प्रूव होता है। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट की अंक गणितीय सटीकता, इसका प्रूफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, अंतिम रहतिया का मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कैश। तो भाई कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होता है ना, उसके पीछे कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो उसका नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रूडेंस प्रिंसिपल। बचपन में का कहाँ पढ़े हैं बाबू? बचपन मतलब 11th की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मनमोहन सिंह इज नो मोर। अरे यार तुम लोग यार न्यूज एडिटर बनना चाहिए भाई तुम लोगों को। अब मैं ये न्यूज देखूं मनमोहन सिंह जी हैं कि नहीं है, तो यार पढ़ लो यार मनमोहन सिंह जी के बारे में। 57 जो भी उनकी श्रद्धांजलि होगी हम लोग क्लास के बाद अर्पित कर देंगे उनको, 2 मिनट का मौन रख लेंगे। अभी पढ़ लेते हैं ना, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस, लागत मूल्य और बाजार मूल्य, इनमें से जो कम होता है ना उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, अमूर्त संपत्तियों में क्या शामिल नहीं है? तो भाई गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक टेंजिबल एसेट होता है, बिल्कुल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन जानकारी के आंतरिक उपयोग करता है? तो अगर हम यूजर्स की बात करें तो हमारे अकाउंटिंग के 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं और एक इंटरनल यूजर होते हैं। तो इसमें से पूछा गया कौन से इंटरनल यूजर होते हैं? इंटरनल यूजर यानी वो लोग जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन के भीतर के लोग हैं। ठीक है, उसमें कौन आएगा भाई? मैनेजमेंट के लोग आ जाएंगे, ओनर्स आ जाएंगे, एम्प्लॉयज आ जाएंगे, ये सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी के सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन जानकारी का बाहरी उपयोग करता है? तो भाई गवर्नमेंट भी होती है, क्रेडिटर भी होता है, कस्टमर भी होता है, इन्वेस्टर भी होता है। अच्छा, इन्वेस्टर में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है पैसा तब तो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर सकता है पैसा। ठीक है बेटा, लास्ट ईयर ये सब्जेक्ट ही नहीं था। मोटिवेशनल स्पीकर साहब कह रहे हैं सर लास्ट ईयर का भी पेपर करा दीजिए। ये पहली बार ये पेपर आपके यूनिवर्सिटी ने सबसे पहली बार अभी इंट्रोड्यूस किया है, इसके पहले इसका कोई भी पेपर नहीं हुआ है, कोई पीवाईक्यू किसी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। अगर कोई प्लेटफॉर्म इस बात का दावा करता है ना कि मेरे पास पीवाईक्यू, भाई पीवाईक्यू होगा तब ना,
जब इसके पहले ये पेपर हुआ होगा, भाई ये पेपर ही आया है 2024 में, नया कंसेप्ट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है? तो सामान को बेचना है भाई, सामान को खरीदना भी है, संपत्ति को खरीदना भी है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं भाई, कर्मचारी हड़ताल करते हैं, तो ये हमारा फाइनेंशियल करेक्टर का ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, लेखांकन जानकारी के उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं, तो भाई इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, के सभी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। अगला, द अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years कॉल्ड एज, समझिएगा, आपने किसी प्रचार प्रसार पे खर्चा किया और जिसका बेनिफिट आपको अगले 3 साल से 7 साल तक होने वाला है, कितना? 3 साल से 7 साल तक होने वाला है, तो ऐसे खर्चे को हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझिएगा, ऐसा अमाउंट जो आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे स्पेंड किया, तो उससे जो आपको बेनिफिट हुआ ना, अगर वो बेनिफिट 3 से 7 साल तक होने रहने वाला है, तो उसको हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू असर्टेन, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए, आपने पढ़ा होगा बचपन में भाई, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं, फिर उसी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम लेके जाते हैं पीएनएल में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पीएनएल में हम उससे निकालते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और उस नेट प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट में और कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारी खाते को बनाने का, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकालने का, यानी सकल लाभ और सकल नुकसान को निकालना। अगला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल इज, जर्नल को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जर्नल को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जर्नल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। जर्नल ये एक ऐसी किताब है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहली दफा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अगला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन इशू करता है? तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो सीए की बॉडी है, ICAI, वन ऑफ द माई फेवरेट बॉडी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इशू करती है। सर समझिएगा सभी लोग एक बार ध्यान से, जितने भी स्टूडेंट्स अभी आए हैं पहली बार प्लेटफॉर्म पे हमारे, तो टारगेट सेमेस्टर को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। आपकी एक और जिम्मेदारी है द अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब करने के लिए फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट